वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने अंग्रेजों का सिखों के साथ संघर्ष देखा। हम लोगों ने अंग्रेजों का मैसूर के साथ संघर्ष देखा और उसके बाद इन दोनों पर अधिकार किस प्रकार किया अंग्रेजों ने, तो उसे देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अंग्रेजों का महाराष्ट्र की ओर, अर्थात आंग्ल मराठा युद्ध की ओर। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, शिवाजी के बारे में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आंग्ल मराठा युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखते हैं हम लोग शिवाजी के बारे में, जिन्हें छत्रपति शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है। 1639 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक इन्होंने महाराष्ट्र पर शासन किया था, 1639 से 1680 ईस्वी तक। तो छत्रपति शिवाजी के बारे में हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेरी में हुआ था। याद रखेंगे, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेरी में हुआ था। शिवनेरी के दुर्ग में, दुर्ग अर्थात किला में। तो याद रखेंगे कि छत्रपति शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था, दुर्ग अर्थात किला। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले था, जो बीजापुर की ओर से पुणे के जागीरदार थे। तो ये क्या थे? तो बीजापुर की ओर से पुणे के जागीरदार थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। तो शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। इनकी पत्नी का नाम साईबाई था। याद रखेंगे, शिवाजी के पत्नी का नाम साईबाई था, जिससे 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह हुआ। और साईबाई का पूरा नाम क्या था? साईबाई निम्बालकर। तो शिवाजी की पत्नी का नाम था साईबाई निम्बालकर, और साईबाई निम्बालकर से शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में हुआ। इनके राजनीतिक गुरु का नाम था दादाजी कोंडदेव। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। इनके धार्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास। तो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे गुरु रामदास, और इन्हीं के संरक्षण में शिवाजी ने हिंदू धर्म धारण की शिक्षा प्राप्त की। तो गुरु रामदास के संरक्षण में शिवाजी ने हिंदू धर्म धारण की शिक्षा प्राप्त की। पीर संत याकूब का इनके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो शिवाजी के जीवन पर सबसे ज्यादा यदि किसी का प्रभाव पड़ा तो पीर संत याकूब का। याद रखेंगे, याकूब। रत्नागिरी के हजरत बाबा के विचारों का भी शिवाजी के जीवन चरित्र पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो रत्नागिरी के एक हजरत बाबा थे, तो उनके विचारों का भी शिवाजी के जीवन चरित्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भक्ति संत तुकाराम का भी शिवाजी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये संत तुकाराम भगवान विठोबा अर्थात विष्णु के उपासक थे। तो जब हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने सूफी संत के बारे में पढ़ा। तो संत तुकाराम, गुरु रामदास, संत याकूब, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसे आप लोग आसानी से देख के समझ सकते हैं। तो शिवाजी के जीवन पर पीर संत याकूब, रत्नागिरी के हजरत बाबा और भक्ति संत तुकाराम, इन तीनों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भक्ति संत तुकाराम भगवान विठोबा अर्थात विष्णु के उपासक थे। शिवाजी रामायण और महाभारत से भी प्रभावित थे। तो छत्रपति शिवाजी रामायण और महाभारत से भी प्रभावित थे। इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास से इन्होंने राष्ट्र प्रेम,
गौ ब्राह्मण और धर्म की रक्षा की प्रेरणा ली। तो शिवाजी ने अपने आध्यात्मिक गुरु रामदास से राष्ट्र प्रेम, गौ रक्षा, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा की प्रेरणा ली। शाहजी भोसले ने 12 वर्ष की अवस्था में शिवाजी को पूना की जागीरदार दे दी। याद रखेंगे 1632 ईस्वी में। तो जब 1632 ईस्वी में इनकी उम्र कितनी थी, तो 12 वर्ष की अवस्था थी 1639 ईस्वी में। तो 1639 ईस्वी में जब शिवाजी की उम्र 12 वर्ष थी, तो इनके पिता शाहजी भोसले ने शिवाजी को पूना की जागीर दे दी। याद रखेंगे कहाँ की, तो पूना की जागीर दे दी। शाहजी भोसले जो कि शिवाजी के पिता थे, तो उनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम था तुकाबाई मोहिते। तो शाहजी भोसले की एक और पत्नी थी जिसका नाम था तुकाबाई मोहिते। 1643 ईस्वी में बीजापुर से सिंहगढ़ का किला जीता और उसके बाद चाकन, धुरंधर, बारामती, तोरपा सुपा और बिकोना आदि जीत लिया। 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर भी कब्जा कर लिया। तो शिवाजी 1643 ईस्वी से अपना विजय अभियान प्रारंभ कर दिए। 1643 ईस्वी में सबसे पहले शिवाजी ने बीजापुर से सिंहगढ़ का किला जीता और उसके बाद चाकन, धुरंधर, बारामती, नोरपा सूता, बिकोना ये सभी क्षेत्रों को भी जीत लिया और 1646 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण तोरण के किले पर कब्जा कर लिया। 1649 ईस्वी में बीजापुर के सेनापति मुस्तफा खान ने शाहजी भोसले को बंदी बना लिया। इस कारण शिवाजी को अपनी सैन्य गतिविधियां रोकनी पड़ी। तो 1648 ईस्वी में बीजापुर के सेनापति मुस्तफा खान ने शाहजी भोसले जो कि शिवाजी के पिताजी थे, तो शाहजी भोसले को बंदी बना लिया। इस कारण शिवाजी को अपनी सैन्य गतिविधियां रोक देनी पड़ी। मई 1949 ईस्वी को बीजापुर और कोंकण देने के बाद मुस्तफा खान ने शाहजी भोसले को मुक्त कर दिया और इस दौरान 1648 ईस्वी में शिवाजी ने नीलोजी नीलकंठ से पुरंदर के किले को जीत लिया। तो मई 1649 ईस्वी में, यहां पे 1649 है, याद रखेंगे। मई 1649 ईस्वी में बीजापुर और कोंकण यह दोनों क्षेत्र शिवाजी ने मुस्तफा खां को दे दिया और इसी के बाद शाहजी भोसले को मुस्तफा खां ने रिहा कर दिया। 1648 ईस्वी में शिवाजी ने नीलोजी नीलकंठ से पुरंदर के किले को भी जीता था। याद रखेंगे 1648 ईस्वी में शिवाजी ने नीलोजी नीलकंठ से पुरंदर के किले पर भी जीत हासिल की थी। 1666 ईस्वी में मावली सरकार चंद्र राय मोरे की हत्या करके जावली के किले पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद शिवाजी ने रायरी अर्थात रायगढ़ के किले को जीत लिया। वही बाद में मराठों की राजधानी बनी। याद रखेंगे। तो 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायरी अर्थात रायगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया और बाद में यही रायगढ़ का किला मराठों की राजधानी बनी। कब? 1656 ईस्वी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही फैक्ट है कि मराठों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो वह रायगढ़ थी, जिसे रायरी के नाम से भी जाना जाता है। तो शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी बनाया था 1656 ईस्वी में। फिर 1666 ईस्वी में मावली सरकार चंद्र राय मोरे की हत्या करके शिवाजी ने जावली के किले पर भी अधिकार कर लिया। 1667 ईस्वी में मुगलों से पहली बार भिड़ंत हुई। तो शिवाजी की 1667 ईस्वी में मुगलों से पहली बार भिड़ंत हुई। याद रखेंगे 1667 ईस्वी में, जिसमें शिवाजी की दामोल और
आदिल शाही के बात पर मुगलों के साथ संधि नहीं हो सकी। तो 1667 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। किसका? तो शिवाजी का। और इस युद्ध के दौरान दामोल और आदिल शाही के बात पर मुगलों के साथ यह मराठों की संधि नहीं हो सकी। याद रखेंगे, उत्तराधिकार युद्ध के कारण औरंगजेब अब दिल्ली लौट आया। तो शिवाजी ने अक्टूबर 1658 ईस्वी में भिवंडी और कल्याण तथा जनवरी 1659 ईस्वी में माहुली पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, ये घटना बहुत पहले की है, 1658 ईस्वी और 1659 ईस्वी की है। उत्तराधिकार युद्ध में फंसा हुआ था औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह के साथ, दारा शिकोह और अपने परिवार के साथ अपने गद्दी की प्राप्ति के लिए उत्तराधिकार युद्ध में फंसा हुआ था। तो जब उत्तराधिकार युद्ध में जीत गया तो उत्तराधिकार युद्ध में जीतने के बाद औरंगजेब दिल्ली लौट आया। और दिल्ली जब लौट आया तो शिवाजी ने अक्टूबर 1658 ईस्वी में भिवंडी और कल्याण पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ 1659 ईस्वी में माहुली पर भी अधिकार कर लिया। याद रखेंगे, इस प्रकार शिवाजी ने कोलाबा जिले के समस्त पूर्वी भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। याद रखेंगे, और यह जो कोलाबा जिला था जंजीरा के हबसियों अर्थात सिद्धियों के अधीन था। तो माहुली पर अधिकार करने के बाद शिवाजी ने कोलाबा जिले के समस्त पूर्वी भाग पर अपना अधिकार कर लिया, जो जंजीरा के हबसियों के अधीन था। कोलाबा जिले पर अधिकार के बाद इस विजय से असंतुष्ट बीजापुर के शासक ने अफजल खां, जिसका वास्तविक नाम क्या था? तो अब्दुल्ला था। तो जब कोलाबा पर अधिकार कर लिया शिवाजी ने, तो इससे बीजापुर के शासक असंतुष्ट हो गया। तो बीजापुर का शासक क्या हो गया? तो असंतुष्ट हो गया, वह नाखुश हो गया। तो इसी कारण बीजापुर के शासक ने अफजल खां, जिसका मूल नाम था अब्दुल्ला, तो अफजल खां या अब्दुल्ला को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेज दिया। अफजल खां एक काफी तगड़ा व्यक्ति था और ऐसा कहा जाता है कि वह इतना तगड़ा व्यक्ति था कि वह किसी व्यक्ति को अपने बाजुओं में जकड़ के ही आसानी से मार देता था। तो यही प्लानिंग करके आया था अफजल खां किसकी हत्या करने? तो शिवाजी की हत्या करने। तो 10,000 सैनिकों को देकर यह बीजापुर के शासक ने किसे भेज दिया? तो अफजल खां, जिसका वास्तविक नाम था अब्दुल्ला, वह शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेज दिया। 1669 ईस्वी में अफजल खां ने पंडलपुर के विठोबा मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया। तो 1669 ईस्वी में अफजल खां ने पंडलपुर के विठोबा मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया। अफजल खां ने एक ब्राह्मण दूत कृष्ण जी भास्कर ने शिवाजी के पास भेजा। तो अफजल खां ने एक दूत को भेजा था, याद रखेंगे, जो कि ब्राह्मण जाति से संबंधित था। उसका नाम था कृष्ण जी भास्कर। शिवाजी ने भी अपने एक दूत, जिसका नाम था गोपीनाथ, तो गोपीनाथ को अफजल खां के पास भेजा। तो अफजल खां जब आया तो अफजल खां एक दूत भेजा शिवाजी के पास। वह दूत एक ब्राह्मण था जिसका नाम था कृष्ण जी भास्कर। तो उसके बाद शिवाजी ने भी गोपीनाथ नामक अपने एक दूत को अफजल खां के पास भेजा। प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित पार नामक स्थान पर शिवाजी और अफजल खां के बीच मुलाकात हुई। तो प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित एक पार नामक जगह है, तो वहां पर शिवाजी और अफजल खां के बीच मुलाकात हुई। 10 नवंबर 1659 ईस्वी को 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां के विश्वासघात को देखकर शिवाजी की हत्या कर दी। तो 10 नवंबर 1659 ईस्वी को
अफजल खां के विश्वासघात को देखकर शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। तो अफजल खां विश्वासघाती था, तो वह विश्वासघात करके शिवाजी को मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी को इसका आभास हो गया। तो 10 नवंबर 1659 ईस्वी को शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शिवाजी ने बीजापुर के शासक आदिल शाह एवं उसकी सेना को पराजित कर कोल्हापुर, चन्हाला और दक्षिण कोंकण के प्रदेश को जीत लिया। याद रखेंगे, इससे भयभीत होकर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी से संधि कर ली और शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक मान लिया। और इसके बाद शिवाजी ने पन्हाला और चाकन के किले वापस कर दिए। तो याद रखेंगे कि जब 10 नवंबर 1659 ईस्वी को शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी, तो इसके बाद शिवाजी ने बीजापुर के शासक आदिल शाह एवं उसकी सेना को पराजित करके कोल्हापुर, पन्हाला और दक्षिण कोंकण के प्रदेश को जीत लिया। इससे भयभीत होकर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी से क्या कर ली, तो संधि कर ली और शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक मान लिया। और इसके बाद शिवाजी ने पन्हाला और चाकन के किले वापस कर दिए। 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को मुगल सूबेदार बनाकर दक्कन भेजा गया। और यह शाइस्ता खां कौन था, तो औरंगजेब का मामा था और उसे औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए भेज दिया। तो 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को मुगल सूबेदार बनाकर दक्कन भेजा गया और यह औरंगजेब का मामा था और औरंगजेब ने ही शाइस्ता खां को मुगल सूबेदार कहां का बना दिया, तो दक्कन का। और इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए किसे भेज दिया, तो शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां ने पूना, चाकण और उत्तरी कोंकण पर अधिकार कर लिया। तो एक बार फिर से शाइस्ता खां ने पूना, चाकण और उत्तरी कोंकण पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1663 ईस्वी में अर्धरात्रि के समय शिवाजी ने पूना में उस पर आक्रमण कर दिया और शाइस्ता खां घायल होकर भाग गया, क्योंकि शिवाजी ने उसकी 4 उंगलियां काट दी थी। तो अप्रैल 1663 ईस्वी में आधी रात के समय शिवाजी ने उस पर हमला कर दिया। कहां पे, तो पूना में। और शाइस्ता खां घायल होकर भाग गया था। तो शाइस्ता खां क्यों भाग गया, क्योंकि शिवाजी ने उसकी 4 उंगलियां काट दी थी। शिवाजी की प्रथम लूट कब हुई थी, तो 6 से 10 जनवरी 1664 ईस्वी को सूरत की लूट थी। तो यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शिवाजी ने सबसे पहली बार किस जगह को लूटा, तो सूरत को। कब लूटा, तो 6 से 10 जनवरी 1664 ईस्वी को। और इस लूट में शिवाजी ने 1 करोड़ रुपए लूटा। तो इस लूट में शिवाजी ने कितने करोड़ रुपए लूटा, तो 1 करोड़ रुपए। याद रखेंगे 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुआ। तो मिर्जा राजा जय सिंह 1665 ईस्वी में दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुआ, जिसने वज्रगढ़ को जीतकर पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लिया और शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पुरंदर की संधि पूछा जाता है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है कि 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुआ, जिसने वज्रगढ़ को जीतकर पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लिया और शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जून 1665 ईस्वी में मुगलों से पुरंदर की संधि कर ली। तो जून 1665 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों से पुरंदर की संधि कर ली। अब हम लोग पुरंदर की संधि के बारे में देखते हैं कि यह पुरंदर की संधि वास्तव में है क्या। तो पुरंदर की संधि में शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए
जो निजाम शाही के क्षेत्र में पड़ते थे। तो शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिया और ये सभी किले जो थे वह निजाम शाही के क्षेत्र में पड़ते थे, जिसकी वार्षिक आय 4 लाख हुण थी तथा शिवाजी के पास केवल 12 किले शेष बच गए, जिसकी आमदनी कितनी थी तो 1 लाख थी। तो शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिया और ये सभी किले निजाम शाही के क्षेत्र में पड़ते थे और इन सभी क्षेत्रों में वार्षिक आय कितनी थी तो 4 लाख हुण थी। अब शिवाजी के पास कितने किले शेष बच गए तो 12 किले शेष बच गए, जिसकी आमदनी कितनी थी तो 1 लाख थी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंचहजारी मनसबदारी एवं उचित जागीर देना स्वीकार किया गया। तो इस संधि के दौरान शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंचहजारी मनसबदारी अर्थात 5000 का मनसबदार और उचित जागीर देना स्वीकार किया गया। शिवाजी के व्यवहार को क्षमा किया गया, शिवाजी के व्यवहार को क्षमा कर दिया गया। शिवाजी को कोंकण तथा बालाघाट की जागीरें दी जानी थी, जिसके न देने पर मुगलों को 13 किस्तों में 40 लाख हुण की रकम अदा करनी थी। तो शिवाजी को कोंकण, तो इस पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी को कोंकण और बालाघाट की जागीरें देनी थी और इसके न देने पर मुगलों को 13 किस्तों में 40 लाख की हुण की रकम अदा करनी थी। यह संधि तय की गई थी किसमें? पुरंदर की संधि में। साथ ही साथ पुरंदर की संधि में शिवाजी ने क्या वादा किया तो शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया। तो शिवाजी ने क्या बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया। शिवाजी के पुत्र संभाजी को खिदमत हेतु औरंगजेब के दरबार में रुकना पड़ा। साथ ही साथ इस संधि के दौरान शिवाजी का पुत्र संभाजी, तो शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में क्या करना पड़ा तो खिदमत करने के लिए रुक जाना पड़ा। अर्थात संभाजी को औरंगजेब ने क्या कर लिया तो कैद कर लिया, एक तरह से कैद कर लिया या फिर कहे तो गुलाम बना लिया। 1666 ईस्वी में शिवाजी को जयसिंह ने आगरा के मुगल दरबार में आमंत्रित किया। तो गुजरात के राजा जयसिंह ने 1666 ईस्वी में शिवाजी को आगरा के मुगल दरबार में आमंत्रित किया और शिवाजी पुत्र संभाजी तथा 4000 मराठा सैनिकों के साथ आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित हुए। शिवाजी 4000 मराठा सैनिकों के साथ अपने पुत्र संभाजी को लेकर कहां आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित हुए। बीजापुर गोलकुंडा की संधि हुई कब 1666 ईस्वी में। मराठों का विश्वास जीतने के लिए शिवाजी को दरबार में आमंत्रित किया गया था। अब दरबार में क्यों आमंत्रित किया गया था तो बीजापुर गोलकुंडा की संधि अर्थात जो 1666 में बीजापुर और गोलकुंडा की संधि हुई और मराठों का विश्वास जीतने के लिए शिवाजी को दरबार में उपस्थित किया गया था, आमंत्रित किया गया था। आगरा में पंचहजारी मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा करने के कारण शिवाजी दरबार से बाहर चले गए। इसके बाद उन्हें कैद करके जयपुर भवन में राम सिंह की सुरक्षा में रखा गया। तो जब इनको बुलाया गया दरबार में, आगरा के दरबार में, तो इनको जो पंचहजारी मनसबदार थे तो उनकी श्रेणी में इन्हें खड़ा कर दिया गया। इनको बैठने के लिए नहीं किया गया क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं तो राजा हूं तो मुझे एक अलग सीट चाहिए बैठने के लिए। लेकिन औरंगजेब ने इन्हें दरबारियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। तो इससे गुस्सा होकर इन्होंने औरंगजेब को कुछ अनाप शनाप बक दिया और दरबार से निकलने चले गए। लेकिन सिपाहियों ने इन्हें घेर कर कैद कर लिया। कहां पे तो जयपुर भवन में। और इनकी सुरक्षा के लिए किसे नियुक्त कर दिया गया तो राम सिंह को नियुक्त कर दिया गया। तो राम सिंह की सुरक्षा में ये शिवाजी जयपुर भवन में कैद कर लिए गए।
शिवाजी अपने सौतेले भाई हीरो जी को अपना कड़ा पहनाकर और बिस्तर पर लिटाकर अपने पुत्र संभाजी सहित जयपुर भवन से भाग जाते हैं 5000 सैनिकों को चकमा देकर। तो इनके एक चचेरे भाई सौतेले भाई थे हीरो जी, जो कि बिल्कुल इन्हीं की तरह लगते थे। तो इनको उन्होंने कड़ा पहना दिया और बिस्तर पर लिटा दिया, ताकि उनके जो सेनापति है वे समझे कि शिवाजी अभी क्या है तो लेटे हुए हैं, और अपने पुत्र संभाजी के साथ 5000 सैनिकों को चकमा देकर क्या किए तो जयपुर भवन से भाग जाते हैं। साधु का वेश बनाकर मथुरा, इलाहाबाद, बनारस, गोंडवाना और गोलकुंडा होते हुए 25 दिन के बाद अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंचे। तो साधु के वेश में इधर उधर घूमते रहे, 25 दिन तक घूमते रहे। और इसके बाद कहां कहां घूमे तो मथुरा, इलाहाबाद, बनारस, गोंडवाना, गोलकुंडा। और इन 25 दिनों के भ्रमण के बाद वे कहां पहुंचे तो अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंचे। अगस्त 1668 ईस्वी में इनकी मुगलों से एक संधि हुई, जिसमें युवराज मुअज्जम ने खुशी से संभाजी को 5000 जात का मनसब और जागीर दे दिया। तो हमने इसे मध्यकालीन भारत में देख लिया है। जात और सवार का मतलब क्या होता है। सवार अर्थात जो जानवर होते हैं उसे सवार कहते हैं, और जात एक पद होता है। तो अगस्त 1668 ईस्वी में मुगलों से शिवाजी की एक संधि हुई, जिसमें युवराज मुअज्जम ने खुशी पूर्वक संभाजी को 5000 जात का मनसब और जागीर दे दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजा की उपाधि किसने दी शिवाजी को, तो औरंगजेब ने। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा। तो पहली बार कब लूटा था तो 1664 ईस्वी में। 6 साल के बाद दूसरी बार शिवाजी ने सूरत को लूट लिया। 15 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज्याभिषेक करवाया। तो 15 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि को धारण करके अपना राज्याभिषेक करवाया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो याद रखेंगे कि रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, ये चीजें हम लोग देख चुके। स्थानीय ब्राह्मण शिवाजी को उच्च कुल का क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसलिए बनारस के ब्राह्मण गंगा भट्ट ने राज्याभिषेक करके उन्हें उच्च कुल का क्षत्रिय घोषित कर दिया। और ऊपरपुर के छत्रपति तथा हैदकारमोदारक तथा गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की शिवाजी ने अपने परिवार के लिए सूर्यवंशी क्षत्रिय की वंशावली तैयार कराई और अपने परिवार को इंद्र से जोड़ दिया। तो स्थानीय ब्राह्मण शिवाजी को उच्च कुल का क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसलिए शिवाजी ने बनारस के ब्राह्मण गंगा भट्ट को राज्याभिषेक कराने के लिए बुलाया। और ये जो गंगा भट्ट थे ऊपरपुर के छत्रपति तथा हैदकार मोदारक तथा गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की शिवाजी ने अपने परिवार के लिए सूर्यवंशी क्षत्रिय की एक वंशावली तैयार करवाई। और उसके बाद इस वंशावली के तैयार होने के बाद शिवाजी को ऊपरपुर का छत्रपति हैदकारमोदारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि दी गई। और इसके बाद शिवाजी ने अपने परिवार को इंद्र से जोड़ दिया। 1674 ईस्वी में लगभग सभी जगह मुगलों का शासन था और औरंगजेब ने यह ऐलान कर दिया था कि जो भी ब्राह्मण शिवाजी का राज्याभिषेक कराएगा उसे मार दिया जाएगा। तो इस कारण भी शिवाजी ने इसे चैलेंज के रूप में ले लिया था और मुगलों के अधीन काशी से गंगा भट्ट को बुलाकर अपना राज्याभिषेक करवाया।
तो जब ये भाग गए थे औरंगजेब के दरबार से, तो औरंगजेब ने सभी ब्राह्मणों को यह चेतावनी दे दिया था, यह अल्टीमेटम दे दिया था कि कोई भी ब्राह्मण इनका राज्याभिषेक करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इस चीज को शिवाजी ने एक चैलेंज के रूप में ले लिया था कि अब तो राज्याभिषेक कराएंगे तो यहीं के ब्राह्मण से कराएंगे। तो काशी अर्थात बनारस के ब्राह्मण जिसका नाम था गंगा भट्ट, तो उसे बुलाकर शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 12 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। इसलिए कुछ समय के बाद निश्चलानंद ने तांत्रिक विधि से दूसरी बार शिवाजी का राज्याभिषेक कराया। तो याद रखेंगे कि राज्याभिषेक के 12 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। इसलिए कुछ समय के बाद निश्चलानंद ने तांत्रिक विधि से दूसरी बार शिवाजी का राज्याभिषेक कराया। मार्च 1671 ईस्वी में शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने राजापुर के अंग्रेज कारखाने पर हमला किया, क्योंकि यहां से मराठों के विरुद्ध प्रयुक्त ग्रेनेडों की आपूर्ति बीजापुर को हो रही थी। तो मार्च 1671 ईस्वी में शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने राजापुर के अंग्रेज कारखाने पर हमला कर दिया, क्योंकि यहां से मराठों के विरुद्ध जो ग्रेनेडों की आपूर्ति हो रही थी वह बीजापुर को दी जा रही थी। याद रखेंगे 1673 ईस्वी में अंग्रेजों ने थॉमस निकोलस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। किसके पास? शिवाजी के पास। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो 1673 ईस्वी में अंग्रेजों ने थॉमस निकोलस के नेतृत्व में शिवाजी के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। 1674 ईस्वी में हेनरी ऑक्सिन डेन के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल का शिवाजी ने भव्य स्वागत किया और परिणामतः 1675 ईस्वी में राजापुर का कारखाना एक बार फिर से खुलवा दिया गया। तो 1674 ईस्वी में हेनरी ऑक्सिन डेन के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि मंडल शिवाजी के पास गया और शिवाजी ने इस बार काफी भव्य स्वागत किया और इसके परिणाम स्वरूप 1675 ईस्वी में राजापुर का कारखाना एक बार फिर से खोल दिया गया। शिवाजी ने हिंदू पादशाही अंगीकार की। याद रखेंगे तो शिवाजी ने हिंदू पादशाही का मतलब होता है बादशाही। तो शिवाजी ने हिंदू पादशाही स्वीकार की। गाय की रक्षा का व्रत लिया। तो गौ रक्षा का इन्होंने व्रत लिया। ब्राह्मण की रक्षा का व्रत लिया। हिंदू धर्मो धारक की पदवी धारण की। तो ये चीजें अभी हम लोगों ने देख लिया कि शिवाजी ने हिंदू पादशाही अंगीकार की, अर्थात हिंदू का एक बादशाह बना। बादशाह मतलब बादशाह। याद रखेंगे कि हिंदुओं का वे बादशाह बने। उसके बाद गाय के रक्षा का व्रत लिया, ब्राह्मण की रक्षा का व्रत लिया और इसके बाद उन्हें हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि प्राप्त हुई, हिंदू धर्मोद्धारक। 1677 से 1678 ईस्वी में कुतुब शाह को एक अपने साथ मिलाकर, तो कुली कुतुब शाह को अपने साथ मिलाकर कर्नाटक क्षेत्र की विजय प्राप्त की। किसने? तो शिवाजी ने। और यह शिवाजी की अंतिम विजय यात्रा थी। तो 1677 से 1678 ईस्वी में कुली कुतुब शाह को अपने साथ मिलाकर शिवाजी ने कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया और यह शिवाजी की अंतिम विजय थी। याद रखेंगे। और यहीं पर शिवाजी ने जिंजी का किला भी जीत लिया। किस किले को जीता? तो 1678 ईस्वी में यहीं पर शिवाजी ने जिंजी के किले को जीत लिया। जिंजी का किला काफी इंपॉर्टेंट है। 4 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो 4 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो यह तो था हमारा शिवाजी का जीवन चरित्र। अब हम लोग देखते हैं शिवाजी का प्रशासन कैसा था।
तो शिवाजी का प्रशासन कैसा था? तो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था दक्षिणी राज्यों एवं मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित था। तो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रभाव किससे पड़ा था? तो दक्षिणी राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का गहरा प्रभाव पड़ा था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्र की थी। तो शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्र की थी। राजा की स्थिति सर्वोच्च थी और उसकी सहायता के लिए अष्टप्रधान अर्थात 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद की गठन की गई थी। तो शिवाजी के राज प्रशासन में राजा की स्थिति सर्वोच्च थी, अर्थात राजा ही सबसे सर्वोच्च पद पर था और उनकी सहायता के लिए एक अष्टप्रधान नामक एक 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान शिवाजी के सचिव के रूप में काम करते थे और वे शिवाजी के सलाहकार भी थे। तो ये जो अष्टप्रधान थे ये शिवाजी के सचिव थे और शिवाजी के सलाहकार के रूप में भी काम करते थे, सलाह देते थे। याद रखेंगे, शिवाजी के प्रशासन की भाषा क्या थी? तो मराठी थी। तो शिवाजी के प्रशासन की भाषा मराठी थी, याद रखेंगे। और शिवाजी ने मराठी भाषा की प्रगति के लिए रघुनाथ पंडित हनुमते के सभापतित्व में एक समिति की नियुक्ति की, जिसने एक शब्दकोश जिसका नाम है राज व्यवहार कोश उसकी रचना की। तो शिवाजी के प्रशासन की भाषा क्या थी? तो वह मराठी थी और शिवाजी ने मराठी भाषा की प्रगति के लिए रघुनाथ पंडित हनुमते के सभापतित्व में एक समिति की नियुक्ति की, जिसने एक शब्दकोश जिसका नाम था राज व्यवहार कोश तो उसकी रचना की। याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अष्टप्रधान के बारे में। किसके बारे में? तो अष्टप्रधान के बारे में। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अष्टप्रधान किसके सरकार में था? तो शिवाजी के सरकार में। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का एक समूह था। तो कौन कौन थे? तो पहला था पेशवा। पहला पद कौन सा था? तो वह पेशवा था। यह नागरिक एवं सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था और वह सलाहकार भी था। तो पेशवा जो था वह नागरिक एवं सैनिक मामलों का एक सर्वोच्च अधिकारी था और वह शिवाजी का सलाहकार भी था। पेशवा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? तो सबसे प्रमुख। तो सबसे प्रमुख यदि पद था शिवाजी के अष्टप्रधान में तो वह पेशवा का था और पेशवा एक फारसी शब्द है, इसका मतलब ही होता है सबसे प्रमुख। तो यह नागरिक एवं सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था और वह शिवाजी का सलाहकार भी था। उसके बाद अमात्य। तो अमात्य को मजूमदार या मजमू आहार के नाम से भी जाना जाता है। तो अमात्य को मजूमदार या मजमू आहार के नाम से भी जानते थे, जो राज्य की आय का लेखा जोखा करता था, अर्थात यह वित्त मंत्री होता था। याद रखेंगे, अमात्य क्या होता था? तो राज्य की आय का लेखा जोखा करता था, अर्थात यह वित्त मंत्री, अर्थ मिनिस्टर होता था, फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद मंत्री को वकनीस या वकील भी कहा जाता था। वकनीस या वकील जो राजा की व्यक्तिगत मामलों की देखरेख करते थे और गुप्तचर का भी काम करते थे, जासूसी का भी काम करते थे। तो मंत्री जिसे वकनीस या वकील कहा जाता था, जो राजा की व्यक्तिगत मामलों की देखरेख करते थे और ये गुप्तचर के रूप में भी काम करते थे, अर्थात राजा के ये जासूस होते थे। उसके बाद सचिव जिसे सुरनीस भी कहा जाता था। क्या? सुरनीस। इसे चिटनीस भी कहा जाता था, चिटनीस या सुरनीस। राज्यों राजकीय पत्र की देखरेख तथा सूचना को पढ़ते लिखते थे, अर्थात ये सूचना मंत्री थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। तो यह जो सचिव होते थे
जिन्हें चिटनीस या सुरनीस कहा जाता था, ये राजकीय पत्र की देखरेख करते थे और सूचना को पढ़ते लिखते थे, अर्थात ये सूचना मंत्री थे। इसके बाद सुमंत को दबीर या विदेश सचिव कहा जाता था। तो सुमंत जो थे उन्हें दबीर, जो कि एक विदेश सचिव का पद होता था। इसके बाद सेनापति जिसे सर्रे नौबात या सेना का प्रधान कहते थे, तो सेनापति को सर्रे नौबात या सेना का प्रधान कहा जाता था। इसके बाद अगला पद था पंडित राव। तो पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। यह अनुष्ठान या धार्मिक कार्यों को संपन्न कराता था। इसके बाद था न्यायाधीश, जो कि न्याय का प्रधान होता था। न्यायाधीश कौन होता था? तो न्याय का प्रधान होता था। तो ये तो था अष्टप्रधान के 8 पद। अष्टप्रधान न तो आनुवंशिक थे और न ही अस्थायी। इनका जो वेतन होता था वह राजकोष से प्राप्त होता था और यह प्रायः स्थानांतरण भी होता था। तो अष्टप्रधान जो था वह न तो आनुवंशिक था और न ही अस्थायी था और इनको वेतन राजकोष से प्राप्त होता था और प्रायः इनका स्थानांतरण अर्थात तबादला भी होता था। याद रखेंगे, आनुवंशिक का मतलब कि अगर कोई पद मिल गया तो कोई जरूरी नहीं कि उसके अगले पुत्र को भी वही पद मिलेगा। सेनापति के अतिरिक्त सभी प्रधान क्या थे? तो ब्राह्मण होते थे। तो सेनापति के अतिरिक्त जितने सभी प्रधान होते थे वे सभी ब्राह्मण होते थे। पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी अधिकारियों को सैनिक अभियान में भाग लेना पड़ता था। तो पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी अधिकारियों को सैनिक अभियान में भाग लेना पड़ता था। शिवाजी के दरबार को क्या कहा जाता था? तो सचिवालय कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी के दरबार को क्या कहा जाता था? तो सचिवालय। तो यह तो था हमारा शिवाजी का अष्टप्रधान और प्रशासनिक व्यवस्था। इसको हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तब तक नमस्कार, जय हिंद।